नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BSOG 173 के चैप्टर नंबर 5 की चर्चा करेंगे। जहां हमारे चैप्टर का नाम है विकास पर परिप्रेक्ष्य, यानी कि विकास के विभिन्न दृष्टिकोण। एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। जहां इस चैप्टर से जो प्रश्न आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि विकास का मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है, या फिर विकास का आधुनिकीकरण का जो सिद्धांत है वो क्या है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना दी गई है, जहां विकास की परिभाषा देने का प्रयास किया गया है। तो ऑलरेडी पिछले चैप्टर में हम इन चीज़ों पर चर्चा कर चुके हैं। तो चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है कि विकास का दृष्टिकोण क्या है। देखिए, परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है दृष्टिकोण, नज़रिया, सोच। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। तो ऐसे ही विकास के ऊपर भी ना बहुत सारे दृष्टिकोण हैं। जैसे विकास का एक दृष्टिकोण हो सकता है आधुनिकीकरण का दृष्टिकोण। विकास का एक दृष्टिकोण ये हो सकता है कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण, जिसकी हम अगले चैप्टर में चर्चा भी करेंगे। विकास का नारीवादी दृष्टिकोण, जिसकी भी अगले चैप्टर में 9वें चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। तो विकास को ना हम कुछ शब्दों में नहीं बांध सकते। जब हम बात करते हैं कि विकास एक सिद्धांत है, तो ये उसे लिमिटेशन में बांध देता है कि विकास एक थ्योरी है। तो विकास एक सिद्धांत है, एक सीमित धारणा है। लेकिन जब हम कहते हैं विकास एक दृष्टिकोण है, तो शायद इसका अर्थ व्यापक स्तर पर होता है, क्योंकि विकास का अर्थ ना हर दृष्टिकोण के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। सामाजिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है, पर्यावरणीय भी हो सकता है, नारीवादी भी हो सकता है। इतने सारे सिद्धांत हो सकते हैं एंड सो मोर। तो इनमें से कुछ हमारे इस चैप्टर में बताने की कोशिश की गई है शॉर्ट में। तो आई होप सो आपको समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही बात कर रहा है कि विकास का सिद्धांत एक क्या है, सीमित धारणा है। तो इसे हमें क्या कहना चाहिए, एक दृष्टिकोण कहना चाहिए। क्योंकि विकास का अर्थ, जैसे जैसे चीज़ें बदलती जाएंगी, परिस्थितियाँ बदलती जाएंगी, विकास का अर्थ भी बदल जाएगा। जैसे जब मनुष्य अपनी आदिम अवस्था में था, तो जब कृषि की स्थापना हुई तो क्या हुआ, ये भी एक विकास था। कृषि से औद्योगिकरण की ओर गए, ये भी विकास है। आज हम इंटरनेट के युग में हैं, ये विकास है। 4G से 5G की ओर जा रहे हैं, ये भी विकास है। तो समय परिस्थितियाँ बदलेगी और तो विकास का एक नया दृष्टिकोण उदय होगा। आगे क्या बताया गया है कि विकास की जो शुरुआत होती है ना, वो एडम स्मिथ, डेविड रिकॉर्डो, थॉमस माल्थस, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये जो बड़े बड़े विचारक हैं ना, इन्होंने विकास के विचार की शुरुआत करी थी। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। रिकॉर्ड शब्द जो है वो डेविड रिकॉर्डो के नाम से है। थॉमस माल्थस ने यह सिद्धांत दिया कि जनसंख्या इतनी तेज गति से बढ़ेगी तो एक दिन डेफिनेटली खाद्यान्न की समस्या आ जाएगी और जनसंख्या भूखे मरेगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर पुअर इंडेक्स में सारे देश एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में लगे हुए हैं, तो भूखमरी हर देश में फैलती ही जा रही है। कोई बड़ी बात नहीं है, माल्थस ने पहले कह दिया था। तो एडम स्मिथ ने क्या किताब लिखी है, द वेल्थ ऑफ नेशंस, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स रहे हैं। इन्होंने इंग्लैंड में धन संपत्ति के बारे में बताया, औद्योगिक क्रांति के बारे में बताया है। ठीक है। थॉमस माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि की सीमितता के बारे में बताया है। तो ये विकास के दृष्टिकोण के बारे में बताया गया यहाँ से यहाँ तक। अब विकास का पहला दृष्टिकोण यहाँ से शुरू होगा, आधुनिकीकरण का दृष्टिकोण। कि विकास के आधुनिकीकरण के सिद्धांत से हम क्या समझें। तो देखिए, 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ गई थी कि युद्ध कभी भी समाज का विकास नहीं कर सकता। युद्ध में जो जीता है उसका भी नुकसान है और जो हारा है उसका भी नुकसान है। अरबों अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, करोड़ों लोग मारे जाते हैं। तो ऐसे में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस चीज़ पर सोचा गया कि कैसे इस युग को आधुनिक युग बनाएं, कैसे हम आधुनिकता को आत्मसात करें। तो 1950 और 1960 के दशक में आधुनिकीकरण के सिद्धांत की बात शुरू हुई, और ये शुरू हुई विकसित देशों से, यानी कि यूरोपीय देशों से, पश्चिमी देशों से, अमेरिकी देशों से। और इन्होंने आधुनिकीकरण का पैमाना यह सिद्ध किया कि पारंपरिक जीवन शैली से, यानी कि पुरानी जीवन शैली से नई जीवन शैली की ओर जाना क्या है, विकास है। पश्चिमी संस्कृति को बढ़ाओ और स्वदेशी संस्कृति को खत्म कर दो, ये क्या है, विकास है। आज देखो हमारे देश की संस्कृति हमारे देश से खत्म होती जा रही है, लेकिन हम क्या कहेंगे, ये विकास है। यही आधुनिकीकरण है, यही मॉडर्नाइजेशन है। हम कहते हैं वी आर मॉडर्न एरा यार। तो ऐसा मानना है कि जो ट्रिकल डाउन हुआ, ऐसा मानना है कि एक टाइम ऐसा आएगा जो ट्रिकल डाउन होगा, अवरोही प्रभाव होगा। अवरोही मतलब घटते क्रम में। जैसे
जब हम राष्ट्र का विकास करेंगे तो धीरे धीरे क्षेत्रों का विकास होता जाएगा। जब हम विश्व स्तर पर विकसित देशों के से विकास लेंगे तो वो अविकसित देशों में फैलता जाएगा। यानी कि विकसित देशों से कहाँ जाएगा, अविकसित देशों में जाएगा। केंद्र से कहाँ जाएगा, स्टेट में जाएगा। यानी कि एक देश के अंदर बात करेंगे तो सेंट्रल से कहाँ जाएगा, स्टेट लेवल पर। वर्ल्ड लेवल पर बात करेंगे तो विकसित देशों से कहाँ जाएगा, अविकसित देशों में। यानी कि घटते क्रम में एक दिन ऐसे ऐसे होते 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 क्या हो जाएगा, पूरे विश्व का आधुनिकीकरण हो जाएगा। ऐसा आधुनिकीकरण का सिद्धांत कहता है। जहाँ जेम्स कॉनेल ने आधुनिकीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया माना है कि जिससे हम परंपरागत विश्व से तकनीकी विश्व में जाते हैं, मशीनी तकनीक का प्रयोग करते हैं, लॉजिकल बातें करते हैं। हमारा दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष हो जाता है, कट्टरतावादी नहीं रहती हमारे मन में। धर्म का प्रभाव हम पर कम हो जाता है। हम पश्चिमी राजनीतिक संस्थानों को अपनाते हैं, राजतंत्र को खत्म करके डेमोक्रेसी की ओर जाते हैं, आर्थिक संस्थानों को अपनाते हैं। तब हम कहेंगे कि हम आधुनिकीकरण की ओर हैं। एक लाइन में बात करें तो पूंजीवादी समाज आधुनिकीकरण है, ऐसा ये कहता है। तो अगर मैं कहूँ विकास का आधुनिकीकरण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बताएंगे? दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व एक विकसित प्रक्रिया की ओर जा रहा है, जहाँ वो पारंपरिक जीवन को खत्म करते हुए एक नई जीवन को अपना रहा है। टेक्नोलॉजी का युग ज़्यादा हो रहा है और मनुष्य अपने सामाजिक विकास के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए मशीनरी पर निर्भर होता जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, विकास की कौन सी थ्योरी है? आधुनिकीकरण की थ्योरी। बड़े पैमाने पर अस्त्र और शस्त्रों का भी निर्माण होगा, बड़े पैमाने पर आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। तो ऐसे में आधुनिकीकरण का जो सिद्धांत है, इसके अंतर्गत भी 3 दृष्टिकोण हैं। यानी कि जब ये क्वेश्चन आएगा कि विकास के दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, विकास का आधुनिकीकरण का सिद्धांत बताइए, तो पहले विकास के दृष्टिकोण के बारे में बताओगे, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो इन सब के नाम बताओगे, और विकास के दृष्टिकोण समय के साथ बदलते रहते हैं, आप ये बताओगे। फिर आधुनिकीकरण के सिद्धांत की परिभाषा दोगे। फिर आप बताओगे आधुनिकीकरण के सिद्धांत में भी 3 दृष्टिकोण अलग अलग हैं। एक आदर्श रूपी दृष्टिकोण है, एक प्रसारवादी दृष्टिकोण है, और एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आदर्श प्रारूपी सूचकांक पद्धति, यानी कि आदर्श रूपी दृष्टिकोण का। देखिए ये दृष्टिकोण क्या कहता है, आदर्श रूपी दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण ये कहता है कि एक विकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं, एक विकसित अर्थव्यवस्था के क्या आदर्श होते हैं, वो किस प्रकार से गरीब समाज से अलग होती है, ये विकास को एक दूसरे से कैसे बदल देती है, कैसे एक अल्प विकसित समाज अविकसित समाज विकसित समाज में ट्रांसफर हो जाता है। इसके लिए 2 सिद्धांत 2 लोगों ने बात करी है हमारे कोर्स में। एक है टॉलकॉट पार्सन्स का सिद्धांत और एक है रोस्टो का सिद्धांत, जो कि आदर्श रूपी सिद्धांत को बताना चाहते हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि आदर्श रूपी दृष्टिकोण किस चीज़ पर जोर देगा कि एक अल्पविकसित समाज कैसे विकसित अर्थव्यवस्था में बदल रहा है, किस प्रकार से एक विकसित समाज की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। अब ये विकसित समाज की विशेषताओं को हमारे कोर्स में किसके माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है, टॉलकॉट पार्सन्स और रोस्टो के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। तो टॉलकॉट पार्सन्स क्या कहता है, तो टॉलकॉट पार्सन्स के दृष्टिकोण का नाम क्या है, परवर्ती दृष्टिकोण। पार्सन्स ये कहता है कि कोई भी समाज जो है ना, कोई भी जो समाज है उसमें 5 प्रतिमान होते हैं, यानी कि उसकी 5 विशेषताएं होती हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ तो उस व्यक्ति पर जोर दिया जाता है जो समाज का सब्जेक्ट है, समाज का कर्ता है, जो कार्य कर रहा है। अब जो समाज में कार्य कर रहा है उसमें उससे हम पूरा समाज बहुत सारी आशाएं रखता है, बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है। तो उस व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, तो उस व्यक्ति के अंदर पहला गुण होना चाहिए भावनात्मक तटस्थता। यानी कि बंदे के अंदर ना फीलिंग इमोशंस नहीं होने चाहिए, बंदे को प्रैक्टिकली होना। देखो तटस्थता का अर्थ पता क्या होता है, तटस्थता का मतलब होता है अलग होना। जैसे 2 बंदों की लड़ाई, रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, भारत ने कहा कि हम जी तटस्थ हैं, ना हम उसका साथ दे रहे हैं ना उसका, तटस्थ हैं हम। तो वैसे ही व्यक्ति को भी ना फीलिंग इमोशन से क्या होना चाहिए, तटस्थ होता है। कब, एक विकसित समाज में प्रैक्टिकल होते हैं लोग। यूरोपीय समाज में देखोगे लोग प्रैक्टिकल होते हैं और हम लोग फीलिंग इमोशंस में अपना टाइम खराब कर देते हैं। दूसरी चीज़ क्या हो, तो जब तटस्थ होंगे आप तो क्या होंगे, प्रभावकारिता होगी आपके अंदर। तो पहली चीज़ क्या हो गई, तटस्थता। दूसरी चीज़ क्या हो गई, व्यक्ति में क्या, मतलब उस कर्ता में, सब्जेक्ट में, व्यक्ति में क्या होना चाहिए। दूसरी, वो सार्वभौमिकता को बल देगा, वो विशेषवाद की ओर नहीं बढ़ेगा, वो किसकी तरफ चलेगा, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता सबके लिए, वो अपनी उपलब्धियों पर ध्यान देगा, उसके अंदर विशिष्टता आएगी और वो आत्म विकास की ओर बल देगा, सामूहिक विकास की ओर बल देगा। अब जो ये पार्सन्स का सिद्धांत था, टॉलकॉट पार्सन्स का जो ये सिद्धांत था, इस सिद्धांत को समर्थन दिया बर्ट हॉसेलिज़ ने। इसने कहा किसी भी देश में अगर हमें विकास की प्रक्रिया को समझना है ना, तो हमें पार्सन्स के सिद्धांत को समझना ही होगा।
तो बर्स हैसेल्डिस ने भी क्या करा, पार्सन के सिद्धांत का अनुकरण किया। उसने भी यही कहा कि आर्थिक विकास के लिए संस्कृति पे परिवर्तन होना चाहिए। जब तक संस्कृति में परिवर्तन नहीं होगा तब तक आर्थिक विकास का परिवर्तन नहीं हो आर्थिक विकास नहीं हो सकता। हम जब तक रूढ़िवादी छवि को नहीं छोड़ेंगे, पुरानी छवियों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम नई छवियों को, नए ज्ञान विज्ञान को नहीं मानेंगे। तो आधुनिक समाज के लोगों में यह व्यवहार का अंतर आता है। वो स्नेह रूप से तटस्थ होते हैं, यानी कि स्नेह से नहीं होते, वो प्रैक्टिकली होते हैं। तो यानी कि बर्ट हैसेल्डिस ने भी क्या करा है, उसने पार्किंसन के सिद्धांत को समर्थन दिया है। फिर ऐसे एक व्यक्ति और हैं, गैंडर फ्रैंक। इन्होंने भी पार्किंसन के सिद्धांत की हालांकि आलोचना करी है। उन्होंने कहा है कि पार्किंसन का सिद्धांत ना, देखो उसने समर्थन किया, उसने क्या करी, आलोचना यानी कि बुराई करी। इसने पता क्या कहा है, इसने कहा ये अनुभविक रूप से अमान्य है, इसमें सिद्धांत ही नहीं है, थ्योरी नहीं है, नीतियाँ नहीं है, प्लानिंग करके बनाया नहीं है। यानी कि हर एक जगह ना व्यवहार, ये किताबों में तो अच्छा लग रहा है लेकिन व्यवहारिक रूप से ना पार्किंसन का सिद्धांत ठीक नहीं है। ये विकास समाज में भूमिकाओं की विशेषताओं के साथ संबंधित है ही नहीं, ये समाज के संरक्षण के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। अब देखो रोस्टो क्या कहेगा, तो ये तो हो गया पार्किंसन का सिद्धांत। पार्किंसन के सिद्धांत को समर्थन किसने दिया है, बर्ट हैसेल्डिस ने, जबकि आलोचना किसने करी है, गैंडर फ्रैंक ने। तो अगर नाम याद रह गए तो ठीक है, नहीं तो ये बोल देना आप कुछ विचारक ऐसा कहते हैं और कुछ विचारक ऐसा कहते हैं। अब बात करते हैं रोस्टो के ऐतिहासिक चरण के दृष्टिकोण की। ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। देखिए, जर्मनी के कार्ल मार्क्स ने पूरे विश्व को एक नई थ्योरी दी। उन्होंने कहा जो पूंजीवाद है ना, पूंजीवाद, ये एक प्रक्रिया है जो समाज का शोषण कर रही है। इसलिए हम कार्ल मार्क्स को एक लाइन में जानते हैं, आगे चैप्टर में इनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। तो कार्ल मार्क्स ने कल्पना करी कि जो ये अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था कैसे शुरुआत हुई। सबसे पहले लोग क्या थे, दास थे, फिर सामंतीवाद आया यूरोप में, और फिर पूंजीवाद आया, और पूंजीवाद के बाद फिर लोगों का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ये भी कह रहे हैं कि तकनीकी विकास के साथ साथ कृषि में औद्योगिकरण आ गया। कृषि भी औद्योगिकरण से नहीं बची। आज देखो बड़ी बड़ी मशीनरी आ रही हैं किसमें, कृषि के लिए। तो ऐसी बाद में डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो ने, यानी कि रोस्टो का पूरा नाम क्या है, डब्ल्यू रोस्टो, इसने भी इस चीज़ के बारे में बताया। इसने एक किताब लिखी, किसने, डब्ल्यू रोस्टो ने, और इसकी किताब का नाम था द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में रोस्टो ने 1960 में किताब लिखी और ये बताया कि एक अविकसित समाज और एक विकसित विश्व में क्या अंतर है। उसने ये बताया कि एक आर्थिक विकास में अर्थव्यवस्था किन चरणों से गुजरती है, यानी कि इकोनॉमी डेवलपमेंट किस किस प्रकार से होता है। तो इसके लिए उसने 5 अवस्थाएं बताई हैं। कह रहा है पहली अवस्था में समाज पूरा पारंपरिक था, पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था, उत्पादन सीमित होता था और प्रति व्यक्ति उत्पादन भी कम होता था, इसलिए प्रति व्यक्ति आय भी कम थी। विज्ञान और तकनीक नहीं थी, लोग पारिवारिक रूप से रहते थे और कबीले के रूप में रहते थे। पूरी तरीके से भाग्य पर निर्भर था और राजनीतिक शक्तियाँ बटी हुई थी। पहले चरण में ऐसा चल रहा था समाज। दूसरे चरण ने टेक ऑफ किया, यानी कि आर्थिक उत्थान हुआ। इसमें पहले की परिस्थितियों से इंसान थोड़ा सा आगे बढ़ा, पारंपरिक संस्थाएं बदलने लगी, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आधुनिक विज्ञान और तकनीकी का उपयोग करने के लिए तैयार हो गई। तीसरे चरण में टेक ऑफ और बढ़ा, अब स्थिर विकास होने लगा, लोग एक जगह टिकाऊ रहने लगे, अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी, लोगों को जानकारी बढ़ी। फोर्थ है मैच्योरिटी, ड्राइव टू मैच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता अभियान। इसमें क्या कहा गया कि अर्थव्यवस्था इसमें बड़े पैमाने पर बदली भाई। यहाँ पर अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बदली, नए नए उद्योगों का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, आयात पर निर्भरता कम हो गई। यानी कि अब लोग पता है क्या, दूसरे देशों से सामान नहीं मंगा रहे, अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इवन नई नई चीज़ें बनाकर। अधिक से अधिक लाभ कमाना माना जा रहा है कि जीवित रहना है तो मैक्सिमम प्रॉफिट, ये पूंजीवाद है। और 5वें चरण में आज क्या हो गया है, आबादी समृद्ध हो गई है, टिकाऊ विकास की बात कर रही है, उपभोक्तावाद की बात कर रही है, सेवा सेक्टर की बात कर रही है, समाज अपनी बेसिक नीड को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, सामाजिक कल्याण की बात की जा रही है, सुरक्षा की बात की जा रही है, संसाधनों की बात की जा रही है। तो रोस्टो कह रहा है कि विकास एक ऐतिहासिक चरण में 5 चरणों से गुजरा है, 5 अवस्थाओं से गुजरा है। तो अगर आपसे आदर्श रूपी दृष्टिकोण के बारे में पूछे तो आदर्श रूपी दृष्टिकोण में आप किसके सिद्धांत के बारे में बताओगे, टॉलकॉट पार्सन्स के सिद्धांत के बारे में बताओगे और रोस्टो के सिद्धांत के बारे में बताओगे। अगला जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण है प्रसारवादी दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण ये कहता है कि विकसित से अविकसित देशों में संस्कृति का प्रसार होता है। जैसे शहरों से गांव में संस्कृति जाती है, ऐसे विकसित देशों से अविकसित देशों में संस्कृति जाती है। अगर ब्रिटिश नहीं आते तो क्या हम इंग्लिश पढ़ते? आज जितना भी हमारा पहनावा है, खाना पीना ओढ़ना, मैकडोनाल्डीकरण जो हो रहा है, आज बर्गर पिज़्ज़ा हम खा रहे हैं, ये सब क्या है? पश्चिमी सभ्यता ही तो है। कहाँ से आई है? विकसित देशों से। क्योंकि हम हमेशा टारगेट पता किसे करते हैं? अपने से ऊपर वाले बंदे को, कि हमें इसकी तरह बनना है।
तो हम ना उसके लाइफ स्टाइल को ही फॉलो करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही प्रसारवादी दृष्टिकोण यही कह रहा है कि विकसित देशों से अविकसित देशों में संस्कृति बढ़ती है। जैसे पूंजी, तकनीक, नए नए संस्थान, कम विकसित समाजों जो बहुत ही कम विकसित समाज होते हैं ना, उन्हें तो कभी विकसित किया नहीं जा सकता, ऐसा भी कहता है प्रसारवादी दृष्टिकोण। बताऊं क्यों? क्योंकि वहाँ तक विकास की पहुँच हो ही नहीं पाती, टेक्नोलॉजी का स्तर नहीं, उन्हें दुनिया में क्या हो रहा है पता ही नहीं है। जिन लोगों ने दुनिया से एकांतवास अपना रखा है वो तो जीवन में कभी तरक्की कर ही नहीं सकते। ऐसा मैं नहीं कह रहा, प्रसारवादी दृष्टिकोण कह रहा है। हालांकि मैं इसे समर्थन करता हूँ कि अगर हमने चाह ही लिया कि हमें गरीबी में पैदा हुए हैं, गरीबी में मरना है, तो हमें कोई आगे बढ़ा सकता है क्या? नहीं ना। तो प्रसारवादी दृष्टिकोण यही चीज़ कहता है कि हमें ना जो लोग विकसित हो गए उनसे सीखना चाहिए और वो गलतियाँ हमें नहीं दोहरानी चाहिए। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कह रहा है? देखिए, मनोवैज्ञानिक मतलब क्या है? हमारे अंदर ऐसी भावनाएं आए कि हमें ऊपर उठना है, तभी तो हम विकास कर पाएंगे। जब हम मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर होंगे तो क्या हम विकास कर पाएंगे? तो ये धारणा इस चीज़ पर टिकी हुई है कि व्यक्ति के मूल्य ऐसे होने चाहिए, व्यक्ति के उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जो उसे मनोवैज्ञानिक रूप से शक्तिशाली बनाए। तभी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, तभी सामाजिक विकास आगे बढ़ेगा। हर एक बंदा ये सोच ले हम बिना पढ़े पास हो जाएंगे, पेपर के टाइम पे पढ़ लेंगे, कोचिंग नहीं लगवाएंगे और हमें नौकरी मिल जाए 50,000 वाली, 1 लाख वाली। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। और फिर ऐसे तो समाज का विकास रुक जाएगा अगर हर बंदा सेल्फिश हो जाएगा तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कह रहा है कि व्यक्ति के अंदर ये बात होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, सामाजिक विकास करना है। जब हर व्यक्ति का ये दृष्टिकोण हो जाएगा तो समाज अपने आप विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा। इसमें एक किताब है जो बड़ी ज़बरदस्त रूप से लिखी गई है, डेविड मैकलेलैंड की ये किताब है द अचीविंग सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी अचीव कैसे करे। इस किताब में बताया गया है, तर्क दिया गया है कि अगर हमें उच्च स्तर की उपलब्धियां पानी है तो समाज ऊर्जावान होना चाहिए। जब समाज ऊर्जावान होगा, व्यक्ति ऊर्जावान होगा, तो नए नए उद्यमी पैदा होंगे। नए नए उद्यमी पैदा होंगे तो नए नए उद्योग की स्थापना होगी और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। लोग नई नई चीज़ों का आविष्कार करेंगे क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है। लेकिन अगर हम क्या रहेंगे, समाज के प्रति उदासीन रहेंगे, तो क्या कभी विकास हो पाएगा हमारा? कभी नहीं हो पाएगा। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आई होप सो, अगर इस चैप्टर के देखिए, चैप्टर बहुत लेंथी है तो हम इसको पार्ट 2 में चर्चा करेंगे आगे कि विकास का मार्क्सवादी दृष्टिकोण और नॉन मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि विकास के दृष्टिकोण से हम क्या समझते हैं, आधुनिकीकरण का सिद्धांत क्या है। और आधुनिकीकरण के सिद्धांत में हमने 3 दृष्टिकोण पढ़े। एक आदर्शवादी दृष्टिकोण पढ़ा, एक आदर्शवादी दृष्टिकोण में हमने क्या पढ़ा, टॉलकैट पार्सन्स का सिद्धांत और रोस्टो का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। फिर हमने पढ़ा है क्या, प्रसारवादी दृष्टिकोण। और फिर हमने क्या पढ़ा है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो आई होप सो ये वाला अगर क्वेश्चन आ गया, विकास से आप क्या समझते हैं, विकास का आधुनिकीकरण का सिद्धांत बताइए, तो इसमें तीनों दृष्टिकोण के बारे में आप बता देंगे और आपको ये समझ में भी आया होगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।